नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक खास मुद्दे पे बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो नए भारत की नींव बनाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो मुद्दा बदलाव के साथ चलेगा। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे। हम यूथ से बात करेंगे, स्टार्टअप पे बात करेंगे और एजुकेशन सिस्टम में संभावित बदलाव पे बात करेंगे। हमारे साथ एक यूथ है। आपका नाम? मालव। मालो, आपकी एज, आपका एजुकेशन? I am 25 years old. So education wise, I'm an engineer, and currently मैं as a business development executive work कर रहा हूँ in a MNC company. वाह, ग्रेट। इंजीनियरिंग एक बड़ा गुजरात के लिए 10,000 12,000 सीटें खाली रह जाती है। उससे भी कहीं ज़्यादा एक्चुअली, पर्टिकुलरली मेरे टाइम पे बताऊँ सो देर वर एक्चुअली 20,000 मैकेनिकल, पर्टिकुलरली आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो इन टेक थी 20,000 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीट्स, एंड अदर ब्रांचेस जो भी है वहाँ पे बहुत सारे सीट्स तो हैं ही और अभी खाली भी रह रहे हैं बिकॉज ऑफ दी जो बेसिक जो एज अ बेस पे जो एजुकेशन मिलना चाहिए फॉर द एलिजिबिलिटी इन टू हायर एजुकेशन एंड कॉलेजेस लाइक IITs एंड NITs, सो वहाँ के लिए जो बेस होना चाहिए, जो स्कूल में बेस होना चाहिए, वो एक्चुअली प्रॉपर एक नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो फोकस कर रहे हैं दैट इज़ इन राइटिंग स्किल्स। आपको प्रूव करना है कि आप इंटेलिजेंट है बाय राइटिंग ओनली। इधर आप कहीं लिस्टिंग में भी अच्छे से होते हो, रीडिंग में भी अच्छे से होते हो, लेकिन आपको ओनली राइटिंग से प्रूव करना है, नो मैटर हाउ स्मार्टर यू आर। बट वो वहाँ पे फोकस करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी एक लैक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे। और अदर देन नॉर्मल, चलो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस, हिस्ट्री, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ ऑल्सो लैक इन अवर एजुकेशन सिस्टम्स। सो वहाँ पर भी कहीं हम लैक कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सो ये कई सारी चीज़ें हैं और भी कई सारी हैं। पर्टिकुलरली मैंने रिसेंटली, अभी मेरे 4 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने अभी रिसेंटली 2018 में पास आउट किया है। सो आई हैव फेस ऑल थिंग्स लाइक दैट। इंजीनियरिंग के साथ दो चीज़ें एक साथ हो रही है। हर साल नए कॉलेज खुले हैं और हर साल नंबर ऑफ वैकेंट सीट खाली हो रही है। ये लगभग पूरे देश का है। देश के 50 इंस्टीट्यूशन छोड़ दीजिए, बाकी तो आप अक्टूबर में भी जाइए तो एडमिशन होते हैं। हाँ, कई सारी जगह होते हैं, मैनेजमेंट कोटा भी एक्चुअली ऐड हो गए, NRI कोटा भी ऐड हो चुके हैं, बट उनका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। सो मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, इट्स लाइक आप पैसा दे रहे हो और आपको एजुकेशन मिल रहा है, नो मैटर आपका परसेंटेज क्या है। और एक्चुअली ये आपकी बात भी सही है कि कॉलेजेस ऐड ऑन होते जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़ती जा रही है। सो वो कहीं ना कहीं उसका जो एक वैल्यू एडिशन है इंजीनियरिंग का या कोई भी एजुकेशन सिस्टम का, वो डिग्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। एक टाइम था जब मेडिकल और इंजीनियर लगभग इक्वल वैलेंट थे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो दोनों होते थे, सेम पोजीशन के होते थे। डॉक्टर होना अभी भी सब्जेक्ट टू प्राउड है। इंजीनियरिंग में वो प्राउड खत्म होता जा रहा है। एक आर्ट जैसे BA BCom होता है, वैसे एक कॉमन डिग्री होती जा रही हाँ, वो बात भी कई तरह से सच है। उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे अभी कोई नहीं, देखो अगर वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, सो ही विल टेक BCom और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर घर से प्रेशराइज, उसके फादर इंजीनियर है तो मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा भाई, तो वो भी है। और कई साइंस ले रहे हैं जिनको साइंस में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी घर के प्रेशर की वजह से, क्या दूसरों के दिखाने के लिए कि है। 10+2 में साइंस में होना एक चायमी सब्जेक्ट होता है। हाँ, वो अलग से एक फील जो देता है, कई मतलब देखने के दिखावे के लिए वो अलग से एकेडमिशियन दिखते हैं साइंस के बाद। साइंस वाले। हाँ, एक ग्रुप में उनको पता चलता है कि यहाँ पे मुझे या BSc लेना है या फिर मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। सो मेजरली बहुत कम लाइंस हैं यहाँ पे, जो हमको एक यहाँ पे भी एक हम लोग लैक कर रहे हैं कि स्टूडेंट को आफ्टर 12th क्या मतलब कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम दिस BTech, BE, BSc। सो वो भी एक लैक ऑफ, वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन कम है, एक करियर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है। सो मेजोरिटी क्या बच्चे कर रहे हैं कि वो मेजोरिटी इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। मेरे टाइम पे मुझे भी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, तो व्हाट आई अंडरस्टूड कि हाँ भाई, मैकेनिकल का अच्छा फ्लो चल रहा है, आई विल डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक दूसरी बात, इंजीनियरिंग के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, आप MNC में हैं
वो इंजीनियरिंग तो काम ही नहीं आती। ज़्यादातर लोग जिस सेगमेंट से इंजीनियर्स बने, जिसको 4 साल 5 साल अपने दिए, जब वो जॉब प्रोफेशन में जाते हैं तो कुछ भी चलेगा। हाँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेम्यूनरेशन इशू। वहाँ पे जो एक आफ्टर इंजीनियरिंग वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी उनको मिलनी चाहिए। ओके, सो वो वहाँ पे कई सारी जगह पे फील्ड पे ऐसा होता है कि अभी ट्रेंड में है कंप्यूटर एंड आईटी, दे आर ऑफरिंग हाईएस्ट पैकेज ऑफ सैलरीज। सो एक अट्रैक्शन रहता है कि मुझे भी इतनी सैलरीज चाहिए, तो फिर उनके लिए मैटर ये नहीं करता है कि मैं मेरे फील्ड में वर्क कर रहा हूँ कि नहीं, उनके लिए मैटर करता है उनकी सैलरीज। ओके, यहाँ पे भी एक दिखावा चलता है कि भाई उनकी इतनी सैलरी है तो मेरे फील्ड में मेरे को क्यों नहीं मिल रही है। ये बात भी सही है कि अदर देन कंप्यूटर एंड आईटी बिकॉज इट इज़ इन ट्रेंड, उनका अच्छा मार्केट चल रहा है अभी, तो कंपेयर टू अदर ब्रांचेस उनमें सैलरीज बहुत कम है। ये मैंने भी फेस किया हुआ है। आईआईटी में तो अभी भी एक स्मार्ट पैकेज मिल जाता है, लेकिन अब जैसे आप एनआईटी में और स्टेट कॉलेज में आए हैं, वैसे आपके जॉब चांसेस इन कैंपस जॉब, कैंपस प्लेसमेंट जिसको कहते हैं, वो कम होता जाता है। कैंपस प्लेसमेंट ऑलमोस्ट होता है, कई अच्छी जो पुरानी कॉलेज है वहाँ पे होता है, बाकी अदर देन दैट कॉलेजेस वहाँ ना के बराबर कैंपस प्लेसमेंट होता है। और जो भी होता है तो वहाँ पे नॉर्मली उन लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहते हैं या तो फिर नॉन रिलेवेंट रहते हैं। कई सारी जगहों पे अगर उनके फील्ड के रिलेटेड किया हुआ है कि, लेकिन कोई भी और कंपनी नॉन रिलेवेंट कंपनी आके उनको एज अ हायर कर सकती है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन कैंपस ऑलमोस्ट तो मतलब ना के बराबर होता है। आपने हमसे बात की, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इंजीनियरिंग की जो पीड़ा है वो एक व्यापक पीड़ा बनती जा रही है। एक बहुत सारा यूथ, अकेले गुजरात में लगभग 50,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग की सीटें हैं। पूरे साल की 50,000 की वैकेंसीज नहीं है, तो पर्टिकुलर इंजीनियर 50,000 कहाँ जाएंगे, तो उनको कहीं तो जाना है। हाँ, कहीं तो जाना है, इसलिए मेजरली हम लोग देख पा रहे हैं कि मेजरली लोग यहाँ पे स्टडी करके अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मेरी ही बात करूँ तो मेरी 2018 बैच में से जो भी मेरे साथ जो पास आउट हुए थे, वहाँ पे 70% अभी आउटसाइड इंडिया है। 70%, दैट इज़ अ ह्यूज रेशियो एक्चुअली। सो ये भी है कि यहाँ पे अगर अच्छा उन लोग को एक पैकेज नहीं मिल रहा है, अच्छा एक करियर नहीं मिल रहा है, सो दे विल मूव आउट। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मूव कर सकते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो यहीं पे है। ये फाइंडिंग है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो विदेश जा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ हैं। ये सोचने की ज़रूरत है हमारे शासकों को, हमारे व्यवस्था को बनाने वाले लोगों को, क्योंकि इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में यदि ये हाल है तो आप सोचिएगा कि सामान्य ग्रेजुएट की क्या हालत होगी। हाँ, डेफिनेटली। सो बेसिकली एक ये भी बहुत बड़ा रेशियो है यहाँ पे कि हम लोग जहाँ पे लैक कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत दिन पर दिन थोड़ा महंगा होता जा रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली, अगर पहले जो यहाँ पे इंजीनियर बनते थे गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो थे, यहाँ पे अगर गुजरात की बात करें तो यार 26 या 27 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। सो बेसिकली आफ्टर दैट आपको प्राइवेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। प्राइवेट की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा रहती है यहाँ पे। पर सेमेस्टर की बात करूँ सो नॉर्मल 30,000 टू 60,000 अप टू 80,000 1 लाख की फ़ीस है यहाँ पे इन इंजीनियरिंग। अब नॉर्मल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, बीटेक ग्रेजुएशंस की, मास्टर्स तो अलग सही है। सो हाँ, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। जो भी अदर देन, अगर नॉट इंजीनियरिंग ऑल्सो, अगर मैं बीएससी की भी बात करूँ तो भी वो, बीसीए की भी बात करूँ तो वो भी बहुत ही महंगा होता जा रहा है यहाँ पे। अभी हमने मालो से बात की। मालो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन उसकी अपनी पीड़ा थी। महंगी होती हुई शिक्षा, कम अवसर, खाली सीटें, कैंपस प्लेसमेंट की कमी। जो आर्थिक संपन्न थे, जिनके परिवार धनी थे, उसका कहना था कि उसके साथ के 70% बच्चे विदेश चले गए। अब वही इंजीनियर यहाँ हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। हमारे साथ 2 प्रोफेसर हैं और ये भविष्य बनाए हैं, एजुकेशन के बदलाव को देखा है। और मैम तो ख़ास तौर से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैम ने उस दौर में एजुकेशन अपनी कंप्लीट की होगी जब एजुकेशन सब्जेक्ट टू प्राउड होता था। हम मैम से चालू करते हैं। मैम, आपका नाम, आप कहाँ थी? डॉक्टर लता पंड्या, एमबी पटेल राष्ट्रभाषा कॉलेज अहमदाबाद, गुजराती सब्जेक्ट में पढ़ाया था।
आप ने जब कब आपने पास आउट किया था? मैंने 82 में पास आउट किया और उस समय सिस्टम इतनी अच्छी थी कि मेरा एमए की मार्कशीट भी नहीं आई थी और मेरे पास ऑर्डर था कॉलेज का। आज मेरी बेटी 15 साल से एमए हुई है, पीएचडी किया, नेट स्लेट किया, फिर भी उसके पास जॉब नहीं है। ये हमारी सिस्टम है अब की। मैं एक दिन प्रोफेसर घनश्याम शाह से बात कर रहा था। उनका कहना था कि 1920 में फ्री एजुकेशन सिस्टम इस देश में लागू हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद हमने हायर एजुकेशन को तो फोकस किया, लेकिन हायर एजुकेशन तक जाने के लिए जो बेस था, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, उसको हमने फोकस नहीं किया। और 85 के बाद हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरह से फ्री एजुकेशन की जगह हमने उसको पब्लिक एजुकेशन के पास दे दिया, कॉमर्शलाइज कर दिया। इससे बड़ा असर पड़ा। बहुत बड़ा असर पड़ा है पर्टिकुलर, क्योंकि हमने भी ये फेस किया है। मेरा बेटा 12th में इतने अच्छे परसेंटेज थे, पर ये अनामत सिस्टम की वजह से उसको नॉर्मल सीट नहीं मिली, तो हमको एनआरआई में पढ़ाना पड़ा। एमबीबीएस तो हुआ। एनआरआई तो कितना कॉस्टली है। आप तो भाग्यशाली हैं कि आपका कोई एनआरआई कनेक्शन रहा होगा, आपने उसको यहाँ से ब्लैक में पैसे भेजे होंगे, उसने वहाँ से एडॉप्टशिप भेजी होगी। नहीं, वो तो दोस्त थे, पर ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्योंकि अदरवाइज तो ठीक है, पर जब जहाँ लोगों की जान की बात होती है, डॉक्टर, तो वहाँ तो ये नहीं होना चाहिए ना, अनामत सिस्टम। वो एक दूसरी बहस है, अनामत हो नहीं हो वो एक दूसरी बहस है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो आपका टैलेंट है उसको आप माहौल नहीं दे पाते। मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन यदि मेरे पिताजी के पास पैसे हैं तो बेस्ट कॉलेज के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। मैं तमाम रास्ते हैं, मैनेजमेंट कोटा है, एनआरआई कोटा है, डोनर कोटा है, मैं चला जाऊंगा। और आपके पास कितना भी टैलेंट है, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरिट जो है वो इतनी हाई जाती है। एक तरफ 90% का कट ऑफ होता है और दूसरी तरफ आप 46% में डोनर कोटा से एडमिशन लेते हैं। ये सब जैसे संस्थाएं नहीं रही, अब शॉपिंग सेंटर हो गए सब कॉलेजेस, पेड सर्विस, जितने पैसे डालो ऐसा एजुकेशन मिलता है। और ऐसा नहीं कि वहाँ उत्तम टीचर होते हैं। स्कूलों में देखो, जो इंग्लिश मीडियम की सभी हाटड़ियाँ खुल, मैं तो हाटड़ियाँ शब्द ही यूज़ करूँगी, छोटी छोटी दुकानें खुल गई है, तो वहाँ पे टीचर ऐसे क्वालिफाई नहीं होते। मैंने देखा है 10-10 हज़ार में वो हायर करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, पर पेरेंट्स खुश है क्योंकि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा। कौन पढ़ाता है उसकी डिटेल में तो जाता नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन को लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जो स्कूल सिस्टम से जो भरोसा उठा है, आप देखिए तो कोचिंग सेंटर के लिए साहेब बन गए हैं। यदि आपको यूपीएससी पास आउट करना है तो आप दिल्ली चले जाइए, इंजीनियरिंग करना है तो जयपुर चले जाइए, मेडिकल में जाना है कोटा चले जाइए, आईआईटी करना है इलाहाबाद चले जाइए, सीए बनना है तो अहमदाबाद सूरत आ जाइए। ये जो मतलब आपका जो स्कूल सिस्टम था, जो आपका कॉलेज सिस्टम था, जो आपका बेसिक एजुकेशन सिस्टम था, वो तो पूरी तरह से कोलैप्स होता जा रहा ना। ये 1-1 लाख बच्चे एक सेंटर में पढ़ते हैं। ये सही है, वो स्पेशलाइजेशन सब करने जा, और बच्चे छोटे होते हैं। ये स्पेशलाइजेशन की बात नहीं है, ये तो इंटर्न से पास आउट करने की बात है। आपको इंजीनियरिंग में आईआईटी पास करना है तो एक माइंडसेट बन गया है कि बिना कोटा गए आपसे आईआईटी होती ही नहीं। आप पूरे शहर में अहमदाबाद में देखिए कितने तेजी से बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं। हाँ, और सब वहाँ बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं वहाँ डाल देते हैं कि बच्चा भविष्य में ये करेगा वो करेगा। इससे बच्चे का भी माइंडसेट है। कितने सुसाइड के केस बढ़ गए इसी वजह से कि वो स्ट्रेस नहीं ले पा रहा है बच्चा, और माँ बाप को ऐसा लगता है कि वो यहीं से कर पाएगा, घर पे रह के भी क्यों अच्छा नहीं बच्चा पढ़ पाता है, अपने शहर में रहकर भी ये होना चाहिए, पर वो नहीं है। जब आपने एजुकेशन ली तब फ्री एजुकेशन था और लगभग ब्रिटिश पीरियड ख़त्म हुआ था और आपका स्कूलिंग हुआ होगा।
हम 70 साल बाद, इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, कम से कम वो फ्री एजुकेशन दिए थे। सही है, सही है। ये पैसों वाली बात तो बहुत ही खतरनाक है। गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। परिणाम क्या हुआ है कि जो अच्छे घराने से है, वो सब बाहर देश छोड़ के, हमारा जो युवा धन है, जो इंटेलेक्चुअल है वाकई, वो सब देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई स्कोप है ही नहीं। ये एक नया तरह का एलिट तैयार कर रहे हैं हम। अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं, सब दिखावे की दुनिया हो गई है एजुकेशन में। सब आते हैं, नेता बेता आते हैं, उनको दिखाओ, ये रिवर फ्रंट किया है, वो किया है। आप गुजराती साहित्य की है, आज नर्मद होते तो क्या कहते? कवि नर्मद उसकी तो बात ही और है। आज वो होते तो क्या कहते? वो कहता था, एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी, घर आके सरस्वती मैया के चरणों में शीश झुकाया और बोला कि मैं आज से आपके चरण में हूँ। आज का कोई शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करता तो उसका घर ही नहीं चलता। नर्मद को शायद पहले से ही पता होता कि ये होने वाला है भविष्य में। कवि नर्मद गुजराती साहित्य का एक बड़ा नाम है, प्रगतिशील नाम है, और उनने गुजरात गौरव पे तमाम चीज़ें लिखी है। मैम कह रही कि वो दूरदर्शी थे, उनको एजुकेशन का पहले से पता था कि क्या हाल होने वाला है, इसलिए उनने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। अब सर, ये पूरा जो सिस्टम है, आप कहाँ पढ़ाए, क्या था आपका बैकग्राउंड? हाँ। नाम है? डॉक्टर एम आर पंड्या, वाइस प्रिंसिपल, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज पिलवाई। वाह, आपकी कॉलेज तो गुडविल वाली कॉलेज। हाँ जी, ए+ मिला है हमारी कॉलेज का। आनंदी बहन हमारे वहाँ पढ़ी थी। ये साहब का फोटो देख लीजिएगा, ये हाई पावर कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनकी स्टूडेंट गवर्नर हैं। नहीं, मैं पढ़ाने जा रहा तब तो वो मेरे से तो बड़ी है। कॉलेज कनेक्शन तो हाँ, कॉलेज कनेक्शन है, राइट। कैंपस स्प्राउट तो होता है ना सही। तो ये एजुकेशन सिस्टम का जो सत्यानाश हुआ है, मैम ने कहा कि गुमती खुल गई हैं, छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं। गुड मॉर्निंग। आप इसको कैसे देखते हैं, हाँ। एक स्टूडेंट, प्रोफेसर और एक विजनरी के तौर पे? 25 साल से तो ऐसा ही हो रहा है। सब पोस्ट पढ़ती भी नहीं है। मेरे कॉलेज की बात करूँ, साइंस में लैब असिस्टेंट चाहिए। 25 साल से रिटायर हो गए, गुजर भी गए, तो भी अभी सीट भरी नहीं है। ये तासीर है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, प्रिंसिपल की कितनी सारी जगह खाली है। हाँ, खाली है। और उन पे आप लाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस 89 डेज, 20,000 में आप प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं, प्यून नहीं मिलता। और 5 साल के लिए बाद में उसको रखे तो फुल पगार से मिलता है। 5 तो वो जो उसका स्टाइपेंड है, उतने में तो प्यून नहीं मिलता जितने में हम प्रोफेसर ढूंढते हैं। और इंजीनियर तो 10-10 हज़ार में क्या करे। इतने खुल गई है कॉलेज, तो इंजीनियर ज़्यादा हो गए हैं, और सब में 8, 10, 15, 20 हज़ार ऐसे इंजीनियर की जॉब मिलती है। वो जो आया इंजीनियर्स, उनका क्वालिटी क्या है? कुछ नहीं। क्वालिटी होती ही नहीं है। सब ऐसी कॉलेज खुल गई है तो आप मास्टर्स करके आते हैं किसी भी कॉलेज से, आपकी बेसिक क्लियर नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। ये चेंज कैसे हुआ? ये आपने तो इस घर महल को टूटते हुए देखा होगा ना। कभी तो एक पहला ईंट गिरा होगा, सीमेंट का पतरा निकला होगा, एक साथ तो सब कुछ नहीं हुआ ना। 50 साल पहले अखबार में 2 बार एड आती थी, दिसंबर और जुलाई, दोनों में से चुनते थे वो, और सभी जगह लगते थे। अब सेल्फ फाइनेंस इतना हो गया है कि छोटे छोटे गांव में भी, मैं वहाँ पिलवाई में था तो उसके बगल में 15 बीएड कॉलेज है। क्या करने का इतना टीचर बना के। और बिना गए बीएड होता है। हाँ, वो भी अभी चल रहा है। हिंदुस्तान में क्वालिटी टीचर की एक बड़ी कमी है, खासतौर से प्राइमरी और जूनियर सेक्शन में। लेकिन आप कॉलेज नहीं जाइए, 1 लाख रुपया दीजिए, एडमिशन लीजिए, आपकी कॉपी कोई लिखेगा, आप बीएड हो जाएंगे। हाँ, वो पैसे से सब होता है। डिस्ट्रिक्शन भी मिल, उसका भी ज़्यादा पैसा। सभी जगह ऐसा चल रहा है। तो सरकार को मालूम नहीं होता है, सब होता है, मगर सब चलता है। चलने दो, क्या फ़ायदा।
1920 में गांधी ने एक अपील की थी एजुकेशन के बहिष्कार का। वो ब्रिटिश एजुकेशन के खिलाफ थे वो, जब उनने असहयोग आंदोलन चलाया। तब समाज के एक बड़े तबके ने कहा नहीं, हमें पढ़ेंगे और इनसे लड़ेंगे। आज एजुकेशन पे बात नहीं, एजुकेशन और मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, लगभग पूरे देश की एक जैसी हालत है। खासतौर से गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से बर्बाद किया है सामूहिक तौर से, हर तीसरे नेता का एक अपना कॉलेज है, और छोटा नेता है कैपिटल लेवल का है तो उसका स्कूल है, एमएलए लेवल का है तो 10+2 विद साइंस है। उच्च शिक्षण निम्न कोटि का बना दिया। सब मिल के ऐसे ही हो रहा है सभी जगह। आप इसमें बदलाव कैसे देखते हैं? बदलाव तो अभी तो 2-4 साल में तो लगता नहीं है, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा लगता है। नई एजुकेशन पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? ये ढोल है कि इसमें कुछ है? अब नई शिक्षा नीति आ रही है इस साल से। नहीं, उसका ड्राफ्ट तो आ गया, आप लोगों के पास आ गया होगा, आप लोगों ने उस पर सुझाव, सलाह, चिंतन, मगर मनन। उसमें प्रोफेसर तो 20 साल आगे जीता है ना। सरकार ने भी उसमें काम किया है। अब उस हाँ, सरकार से सब हो रहा है और ओपिनियन नहीं है। हाँ जी, एजुकेशन तो एजुकेशन के लोग बनाएंगे ना। एजुकेशन पॉलिसी वो कोई सब्जी बेचना तो है नहीं कि लेके सड़क पे बैठ जाओ। इन्वॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, और सभी सरकार को ले लेना है और फिर सब कमर्शलाइज करना। हाँ, ग्रांटेड कॉलेज बंद करनी है धीरे 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 सब। बस ये पीड़ा है उन लोगों की जिनने अपनी ज़िंदगी एजुकेशन को दे दी। प्रोफेसर की जो ज़िंदगी होती है उसके घर में बर्तन से ज़्यादा रिसर्च पेपर होते हैं, किताब होती हैं, पब्लिकेशन होते हैं। लेकिन ये बदलता गुजरात है, बदलता देश है। प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे देना है और बाजार है, खरीद सको तो खरीद लो, नहीं तुमको बिकना पड़ेगा। हाँ, अभी तो ऐसा ही माहौल है और बदलाव जो यंग पर्सन है वो भी ला सकते हैं, मगर वो अभी तक तो आया नहीं है। क्या पता क्या होता है देश का। और गुजरात के कुछ कॉलेज जैसे थे जहाँ पे पढ़ना सब्जेक्ट टू प्राउड होता था। ईएलडी इंजीनियरिंग थी, उसका अपना एक हिस्टोरिकल ये था। बड़ौदा यूनिवर्सिटी एमएस का क्या केस था, शानदार बिल्डिंग, आर्किटेक्ट, तमाम चीज़ें। आपका गुजरात विश्वविद्यालय था, लेकिन अब एक दिन नहीं जाता कि आप अखबार खोलिए तो इनके एक गौरव गाथा नहीं चल। हाँ, सब ऐसा अभी 20-25 साल से तो ऐसा ही चलता है। पॉलिटिक्स कितना घुस गया इसमें, और पॉलिटिक्स ने नुकसान कितना पहुंचा है किसी भी पार्टी की? बहुत नुकसान किया है। अब ये न्यू नीति आ रही है शिक्षण की, उसमें भी सरकार वो सेनेट सभ्य और सब बिखार देने की, उनका वीसी आएगा और सब सरकार के हस्तगत हो जाएगा। वो जो मन चाहे वो कर सकती है। यदि आपका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है तो आप बीसी बनना तो भूल जाइए। हाँ, वो तो आपका एकेडमिशियन नहीं। हाँ, बस ऐसा ही आता है। हाँ, नहीं, वो मध्य प्रदेश में इसके पहले थी तो पूरा मध्य प्रदेश उनके खिलाफ सड़क पे। हाँ, वहाँ प्रॉब्लम हुआ, अभी 3 साल भी पूरा नहीं किया और इधर आ गई। सब चलता है ऐसा ही। चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी राइट। हमने इंजीनियर से बात की, हमने 2 प्रोफेसर से बात की, अब हम टीचर से और पेरेंट्स से, दोनों से एक साथ बात करेंगे। मैम, आपका नाम, आपकी एज, आपका एजुकेशन? सिर्फ हिंदी बोलो हिंदी इंग्लिश आप कुछ भी बोलिए। तो आई एम वैभवी नायक एंड आई एम बेसिकली इनटू सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स ट्रेनिंग। सो सॉफ्ट स्किल्स मतलब हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, एनएलपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो सब सिखाते हैं। अब मेरा बैकग्राउंड है एमबीए और आई एम बॉर्न इन सूरत बट अहमदाबाद में है बरसों से। तो वही जब मैंने आई सॉ यू गाइज डिस्कसिंग, तो इवन आई हैव सम कंसर्न्स अबाउट एजुकेशन, तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा अगर बात। एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये जो रट्टाफाई का है ना, व्हाट इज़ द बेस के मतलब लर्न बाय हार्ट करो और इसको वॉमिट कर दो पेपर में, राइट? तो आई डोंट अग्री विद दैट। ठीक है, जैसे मेरे बेटे का वो कैपेसिटी नहीं है, वो ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, बहुत तेज़ है वो, लेकिन वो याद नहीं कर पाता, तो ही इज़ अ फेलियर। गलत है ना ये?
हाँ मतलब एजुकेशन तो बेसिकली सीखना है ना, एग्जैक्टली ऑब्जर्व करना है ना। यस परफेक्ट एजुकेशन का मतलब ये है ही नहीं कि आपका मेमोरी क्या है, उस आपके अंदर कोई चिप तो नहीं लगी है ना। so but the entire system is based on, so first point is what you said like learning through observation, और second point क्या है एप्लीकेशन, तो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। तीसरी चीज़ है लाइफ स्किल्स, तो वो कोई सिखा ही नहीं रहा है, मतलब किताब पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, साइंस भी ऐसे पढ़ाते हैं, आप एप्लीकेशन बेस पढ़ाओ ना। हफ्ते में एक आध तो एक्सपेरिमेंट करा दो, इतने जो आप हर रोज़ 10-10 पेजेस भर के लिखा रहे हो बच्चों से, तो मतलब थोड़ा तो ऐसा हो कि वो घर पे आके बोले कि माँ आज मुझे ये सिखाया है, अब मैं अपने आप बबल बना सकता हूँ। वो जो एंथुजियाज़म रहेगा वो करके आएगा ना। ही इज़ ओनली साइंस इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली बट एवरीथिंग दे वांट टू डू इट थियोरेटिकली, और मतलब काम इतना देते, दे आर सो ओवर बर्डनड, ठीक है। तो ये तो थैंक गॉड मैं दूसरी माओं की तरह नहीं हूँ कि मुझे उसको लाइक स्विमिंग में भी भेजना है, बैडमिंटन भी खिलाना है, वरना बच्चों के लिए जो फ्री प्ले का टाइम है वो रहता ही नहीं है। होमवर्क करो, ट्यूशन जाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर करो। हम दो तरह से एक साथ गुजर रहे हैं। एक समाज का 10% हिस्सा है, आप जिस स्कूलों की बात कर रहे हैं, हाईली पेड स्कूल्स होंगी उनकी, और इंडिया के जीडीपी में जाइए तो वो 1% 2% से ज़्यादा लोग उसको सहन करने वाला नहीं है। और एक दूसरा बड़ा तबका है जहाँ पे कुछ नहीं है, 8वीं तक खाने के नाम पे खिचड़ी मिलती है। हाँ और ये दोनों मिलके जब एक समय कॉलेज में साथ आएंगे तो वो जो गैप होगा, वो कितना बड़ा सोसाइटी कल्चर डिफरेंस आता है। आई कम्प्लीटली क्योंकि एग्री। देश तो दोनों से मिलके बनेगा ना तो खाली कॉन्वेंट बना सकता, ना खाली गवर्नमेंट बना सकते ना। राइट बिल्कुल सही है। मतलब स्कूल कोई भी हो, मैंने पढ़ा था अभी गवर्नमेंट स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन हाँ एटलीस्ट जैसे मेरा विदाउट टेकिंग द नेम मैं कहना चाहूँगी कि मेरे बेटे ने, मैंने उसको अभी तक सर 6 स्कूल चेंज कराई है, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अभी मेरा बच्चा भी बोल रहा है कि मेरी माँ तू मुझे माफ़ कर, मैं पढ़ लूँगा। तो अभी मतलब वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ कि जो है यही है, उसमें से जो अच्छा है वो ले लो, बाकी इसी में मतलब वी हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा बेटा है, अभी मैं अपने हिसाब से उसे कराऊंगी, स्कूल में जो हो रहा है ठीक है। एजुकेशन में मार्क्स सिस्टम जो है, ये हमारे सक्सेस का एक सर्टिफिकेट बन गया। दुनिया में तमाम सफल लोग वो हुए जिनकी ठीक से स्कूलिंग नहीं हुई, और वो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे बिग क्वेश्चन मार्क। मैं वही कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, राइट। जैसे अभी बस में उसको कोई कुछ बोल देगा मेरा बच्चा तो वो डर जाता है, क्यों? आप कॉन्फिडेंस उसमें बढ़े ऐसा कुछ सिखाओ। आप ये सिखाओ कि आप वो आगे जाके कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो देखो प्रॉब्लम होगा, बट वो हिले बिना उसका सामना कर सके, राइट। जो पहले की एजुकेशन सिस्टम थी उसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बड़ी बात थी। वैदिक एजुकेशन कह लीजिए, होम एजुकेशन कह लीजिए, जॉइंट फैमिली, क्योंकि सीखने के लिए आपको एक ऐसी कमरे की ज़रूरत नहीं है ना, आप तो कहीं से भी, आपका दादा थे, आपके तमाम जॉइंट फैमिली में लोग आपको सिखाते थे और आप एक तैयार होकर निकलते थे, और बिना कैपिटल के आप एक बिजनेस स्टार्ट करते थे और धीरू भाई बन जाते थे और तमाम MBA IIT वहाँ जाके जॉब करते थे। वो चीज़ लैप्स होती जा रही है। 82% में 60% आए थे, मेरा पूरा गांव खुश था। आज 82% आए तो सेम होता है, सोसाइटी से नीचे नहीं आ सकते आप। एक्चुअली 99.6, 99.67, 99.89 ऐसी बातें हो रही है। तो मतलब मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है इस रैट रेस में, और मैं मेरे बेटे को मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है सर कि वो 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ सके। इसका मतलब ये नहीं है वो होशियार नहीं है, ठीक है, बहुत तेज़ चलता है दिमाग, लेकिन उसको याद नहीं होता तो ठीक है। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो रटा हुआ तोता बने। तमाम जो बड़े नाम हैं, साइंटिस्ट हो, स्कॉलर्स हो, प्रोफेसर्स हो, वो खुद उनके एकेडमिशियन हिस्ट्री इतनी अच्छी होती तो वो तो एडमिशन ही उनका नहीं होता। तो वो कहीं पे बैठ के क्लार्क की जॉब कर रहे होते हैं। सही है।
एक और कंसर्न ये है, जैसे जैसे आपने अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना एडमिशन्स वगैरह का, तो मेरा बेटा, उसको मतलब कार्टून्स बहुत पसंद है और उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो वो बोलता है मैं बनूंगा एनिमेटर। तो अभी से मुझे कंसर्न है कि उसको अच्छी कॉलेज में जैसे एडमिशन लेना हो, जो कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे, और हर एंट्रेंस टेस्ट में जीके पे बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, ठीक है। अभी ये भी मेरा मतलब थोड़ा कंसर्न है कि वो आर्ट की लाइन में जा रहा है, तो उसको अभी जीके का क्या ज़रूरत है। मतलब आप थोड़ा रेलेवेंट रखो ना, जो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट है, और उसके कट ऑफ भी इतने हाई होते हैं, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब जो बंदा आर्टिस्टिक है वो एकेडमिकली नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो ठीक है, आप मछली को क्यों बोल रहे हो पेड़ पे चढ़। एक दूसरी बात जो है, जो हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम का, जो सबसे कॉस्ट एक बड़ा इशू है। हाँ। इफ़ यू वांट गुड एजुकेशन यू शुड। अब बच्चे नहीं पढ़ते, उनके साथ माँ बाप बैंक बैलेंस सब एक साथ जाता है। उसका रीज़न है, मतलब जैसे अगर सीबीएसई में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो सीबीएसई को चाहिए कैंपस, तो बड़ा स्कूल है, उन्होंने इन्वेस्ट किया रखा है, और टीचर्स के भी क्राइटेरिया रहते हैं कि भाई मास्टर्स वाले टीचर्स चाहिए। अभी क्या पढ़ाते हैं, क्वालिटी तो उन्हीं को पता है, लेकिन इन सब के नाम पे पैसा ले रहे हैं। यूनिफॉर्म इतना महंगा है, ऊपर से हाउस यूनिफॉर्म ले लो, किताबें अननेसेसरी, एक ही सब्जेक्ट की 5-5 किताबें हैं। एजुकेशन के अलावा सब कुछ आपको वहाँ से लेना है। हाँ, एजुकेशन कंपल्सरी आपको कोचिंग में मिलेगी। हाँ, क्या करें, है ना। और सेकंड और थर्ड से मतलब कोचिंग शुरू करा दो। अरे यार, बच्चे को बाहर जाके मिट्टी में खेलना है, उसको उसके दोस्त चाहिए, उसको नहीं रट्टा मारना है। तो दिस इज़ अ ग्रेव कंसर्न। मतलब मेरा तो बस एक ही है कि थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड करो और थोड़ा फ़न करो, है ना, ऐड सम फन। उनको नहीं पसंद ये ब्लैक एंड वाइट पढ़ना, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लाओ, उनको शामिल करो, आप अपने में उनको शामिल नहीं कीजिए। हाँ, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप चिल्लाते हो बच्चों पे कि आपका फोकस नहीं है। सी यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग इनफ कि उनका फोकस रहे। वो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी शिक्षक की जिम्मेदारी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ एक मैम है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम, आपकी एज, एजुकेशन? मेरा नाम है लक्ष्मी राजपुरोहित है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मैं एमकॉम बीएड एलएलबी हूँ। और कुछ एमकॉम बीएड एलएलबी, ये तीनों चीज़ें मिल के ये जो पृष्ठभूमि बनाती है, वो लगता है कि एजुकेशन पे हम बात कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? अभी फिलहाल चेंजेस हुआ है नेशनल लेवल पे। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे एजुकेशन हैं। पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा पॉलिसी हूँ। ही सिस्टम को डिसाइड करेगी। पॉलिसी ही डिसाइड करेगी सिस्टम कैसा बनेगा। डिसीजन तो वहीं से आता है ना, उससे रिलेटेड लॉ। और मेन चीज़ बच्चों का जब मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चे के लिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके बुक्स और जो नोटबुक्स है उनका। जो बच्चे की शारीरिक क्षमता नहीं है उठा पाने की, और इतना सारा वेट जो साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी उनको बहुत अफेक्ट करता है ना। वो इतनी थकान हो जाती है। बल्कि कोरोना में मेरे घर के एक्सपीरियंस में कह रही हूँ, मेरी भतीजी और इतनी अंडरवेट थी, लेकिन कोरोना में घर बैठे बैठे पढ़े हैं, उसमें बहुत अच्छी ज़्यादा उसकी शरीर और सेहत बन गई है। तो बल्कि बच्चे खुश होते हैं ये वेट ले जाके, और उनको इतना अनहैप्पी कर देते हैं हम, वो टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। मतलब और उनको उनकी शारीरिक क्षमता नहीं होती, उसके बावजूद भी उठा के ले जाना है और वापस लाना है। दूसरी चीज़ ये, जो नोटबुक इतने सारे, एक तो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के भी अलग अलग 2 पार्ट है, इंग्लिश पार्ट 1 और 2, और सभी सब्जेक्ट तो है स्कूल का अपना सिलेबस है, हर एक का अलग है। प्लस इतने सारे एक तो सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके अंदर 2-2 बुक्स होंगे, तो नोटबुक भी है और ये टेक्स्ट बुक भी है। नोटबुक में आपकी 200 पन्ने की हर रोज डेली ले जाने की क्या ज़रूरत है। आप हार्डली 2 या 3 पत्ते पेजेस है उसमें यूज़ करते हैं, तो वो हर रोज़ वो बर्डन बच्चा अननेसेसरी वहाँ स्कूल में ले जाता है और लाता है, तो अननेसेसरी वो बोझ आता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बोझ कम कर देना चाहिए, जितना बोझ कम है इतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। पहले तो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसकी बैकबोन पे फ़र्क पड़ता है। उसकी कमर है ना, वो बड़ा होगा ना, वो अच्छे से नहीं फ्लरिश नहीं हो पाता है बच्चा, उसकी कमर सही नहीं होती है ना, वो फिर टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा। और बचपन में ही उसकी जो है, हम हमें सिखाते थे कि बचपन में टट्टार बैठो, मतलब ऐसे आपकी बैकबोन ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए।
अगर वो स्ट्रेट रहेगा ही नहीं, जब इतना वेट उसके पीठ पे लदेगा तो वो उसकी उस शुरुआत से आप उसकी कमर तोड़ रहे हो। पहली बात तो ये है कि ये वेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए। दूसरा उसका ऑप्शन ये है कि स्कूल में रख सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको नोटबुक और इसकी जिसकी ज़रूरत नहीं है, जितना होमवर्क है उतने ही लाएं। एक नोटबुक की साइज़ कम कर सकते हैं, 25-25 पेज की कर सकते हैं, अगर 200 पेज की जगह 10 या 15 पेज की भी ला सकते हैं, कर सकते हैं, चेंज हो जाएगी, वो भर के ही दूसरी ले आएंगे, है ना। तो ऐसी ये एक वेट कम करने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये स्मार्ट क्लासेस वगैरह है, उनका उपयोग हर जगह होना चाहिए, और चित्रों के माध्यम से इंसान जो बोल के या पढ़ता है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। चाइना एजुकेशन इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट नहीं होगा, वो चीज़ आप कभी मेमोराइज नहीं कर सकते। आप रट्टा मार के पढ़ोगे वो लॉन्ग टाइम तक, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वो कुछ कोई मतलब ही नहीं है उसका। कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो, हमको याद ही नहीं है हम 7वीं 8वीं में क्या पढ़े थे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से जब आप पढ़े हो, गहन अभ्यास, वही जो आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में रहता है, और वही आपको लॉन्ग लाइफ में कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज वो कुछ बेनिफिशियल होता ही नहीं है। अब एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि वो समाज के एक खास हिस्से के लिए अलग एजुकेशन है। आप जितना पे कर सकते हैं ना, ये चाय जैसा है कि टपरी पे पीजिए तो 5 रुपया की चाय मिलेगी, 5 स्टार में जाइए तो 1200। हर चीज़ में है वो, चाय ले लो, एजुकेशन तो इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि आगे जाके सोसाइटी तो यही बनेगी ना। एजुकेशन है कि गवर्नमेंट की LKG सीनियर KG के लिए 1 लाख फी। दूसरी भी चीज़ बात है कि पेरेंट्स के भी ये है कि हमारी जो हम एक दूसरे को देख देख के, पेरेंट्स है ना, एक दूसरे को देख देख के प्राइवेट स्कूल में डालो ही मत, तो वो कम ही जाएंगे ना। गवर्नमेंट स्कूल में सिस्टम, एज अ पेरेंट हम करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सिस्टम नहीं बचा। नहीं ऐसा कुछ स्कूलों में की भी चेंज हो रहा है, अभी मैंने देखा है, अभी गवर्नमेंट स्कूल को अभी मैंने विजिट किया है, वहाँ पे अच्छे चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं, वो बच्चों को बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, और फन में जो खुशी से पढ़ाते हैं अगर टीचर, है ना, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो वही आपको पढ़ाई लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो वो अभी चेंजेस हो रहा है, और वो अच्छी बात है और होना चाहिए, और हर गवर्नमेंट स्कूल में उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, है ना, मतलब क्लासेस बढ़ाने चाहिए, और वहाँ पर भी स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, तो ये अच्छा पॉजिटिव चेंज है, और ज़्यादा होना चाहिए, हर बच्चे तक वो पहुँच होनी चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल में डालो ही मत, जो महंगी स्कूलें हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं कह रही हूँ कि वही प्राइवेट स्कूलों का हमको मोह कम करना पड़ेगा। हम वही स्कूल है, उनको कुछ नहीं, वो सिर्फ बिजनेसमैन है, बिजनेस चला रहे हैं, तो वहाँ भेजो ही मत अपने बच्चे को। आप गवर्नमेंट स्कूल में भी बढ़ के IAS बन सकता है, अगर आप उस पर ध्यान रखते हैं एज अ पेरेंट, और बच्चा अगर खुद उसमें काबिलियत है, उसमें इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो ज्ञान के लिए कोई सीमा नहीं है। देखिए, कहीं से भी वो पा सकता है, और अभी तो हमारे पास कोई कमी ही नहीं है, इंटरनेट है, गूगल है, मतलब जो चाहो सीख सकते हो। इंटरेस्ट क्रिएट करना है बच्चे को, और जब छोटा बच्चा है ना, उसको आप ज़िंदगी के मज़े लेने दो, उसकी जीवन उससे मत छीनो, उसकी इतना होमवर्क 2-3 घंटे का, और दिन में 5-6 घंटे वहाँ पे पढ़ाओगे, वो उसका टाइम थोड़ा कम कर दो, लेकिन इफ़ेक्टिव और लॉन्ग टाइम याद रहे, इस तरीके का एजुकेशन दो बस। एजुकेशन का कोई, देखिए, ये फॉर्मल एजुकेशन है, अनफॉर्मल एजुकेशन में तो बच्चा कब कितना भी पढ़ सकता है, लेकिन एक किसी भी कंट्री के लिए एक फॉर्मल एजुकेशन कुछ होना चाहिए, है ना, जो बच्चा जाके जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो इक्विवेलेंट होना चाहिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले, इतनी उसकी वो चाइना की एजुकेशन में जो एक बड़ा हिस्सा है वो चित्त के आधार पे है, उनकी जो भाषा भी है वो भी चित्त पे है। चित्र, वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि चित्र के माध्यम से आपको बहुत याद रखता है। आप कोई मूवी देख लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं, मूवी देख लीजिए, एक डायलॉग, इतना बारीक डायलॉग आपको याद रहता है ना, और किताब में पढ़ के आप पढ़ो, आपको कई लड़कों को तो नींद नहीं आती ना, तो वो 2 पेज पढ़ेंगे ना, आंखें थक जाएगी, नींद आ जाती है। नींद लेने के लिए, नींद आने के लिए वो पढ़ते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी जो एजुकेशन वो क्लास में होता है, वो ज़रूरी नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रही हूँ, लेकिन ये बेसिक साइकोलॉजी है, तो वो साइकोलॉजी को ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई कराओगे, तो वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, हंसी खुशी से बच्चा पढ़ेगा, और वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा याद, और कुछ बेनिफिशियल होगा, जिसके ऊपर आप इतना एनर्जी, पैसे वेस्ट कर रहे हो, है ना, वेस्ट ही होगा ना, अगर उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, तो आउटपुट नहीं निकलेगा, तो है ना। इसीलिए अभी हमारी क्या समस्या है, ग्रेजुएट है, आप बता दो उनको क्या आता है, कुछ बेसिक चीज़ ना, वो इतना फ्लो है कि वो बोल पाते हैं, क्या पढ़ा था वो याद नहीं है, कुछ उसके जीवन में कुछ काम ही नहीं आता है, सब डिग्री है ना, कोई काम की नहीं है वो डिग्री।
तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में जब चेंजेस आ रहे हैं, सिस्टम में दोनों होता है, पॉलिसी भी होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी होती है, और इन्वेस्टमेंट भी होता है, जो क्लासेस वगैरह बनाना, और साइकोलॉजिकली उनको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस क्लास के बच्चे को। और एक ही क्लास में ज़रूरी नहीं है कि इस एज का, मान लीजिए आप 7 साल का है तो 7 साल के सभी बच्चे एक जैसी उनकी ग्रास्पिंग पावर होगी, है ना। अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको जैसा बच्चा है उसके हिसाब से उनको नॉलेज देना चाहिए। जो भी आपके सिलेबस में है वो पढ़ाने के तरीके में भी बदलाव आना चाहिए। तो आपने देखा ये मैम का टीचर का एक्सप्रेस ओपिनियन था, खुला ओपिनियन था। क्योंकि बच्चे मैंने बीएड सॉरी मैं बीच में बोली, बीएड के साथ बीएड किया हुआ है, तो हमारे एक चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे से टीचर को वो जाना ज़्यादा ज़रूरी है कि, और वो टीचर की जिम्मेवारी है कि बच्चे को कैसे पढ़ाए, उसकी समझ में आया है कि नहीं, वो आपकी जिम्मेवारी है, आप उस बच्चे को समझ में आए ऐसा पढ़ाए, ना कि बच्चे की जवाबदारी। ठीक है ना, वो तो सीखने के लिए जाता है, उसका इंटरेस्ट है। तो ये आपने देखा हमारे साथ रिटायर्ड टीचर है, वो टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। उनने सरकारी स्कूल से पढ़ा है और सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, यानी अपनी ज़िंदगी के पहले 58-60 साल उनने सरकारी स्कूल के अगल बगल बिताए हैं। उनका ओपिनियन खासा मायने है, क्योंकि उसने एक बदलाव को भी उन्होंने देखा है। जब सरकारी स्कूल सब्जेक्ट टू प्राउड थे, और जब सरकारी स्कूल, यदि आपको कहीं जगह नहीं है तो सरकारी स्कूल है, एक ऐसी परिस्थिति बने। सर, आप इस पूरी व्यवस्था को कैसे देखते हैं? आपका नाम, एजुकेशन, प्रोफेशन कह दीजिए। मेरा नाम कांजी भाई जी रबारी है। मैं म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड में टीचर था और टीचर एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, और टीचर्स के लिए मैं बहुत काम करता था। अभी जो एजुकेशन की पॉलिसी चल रही है, ऐसे गुजरात सरकार और कॉरपोरेशन में जो टीचर लोग हैं, इनकी जो भर्ती की जाती है वो क्वालिफ़िकेशन वाली होती है, फुल्ली क्वालिफ़िकेशन होता है, और उनकी डिग्री भी सही होती है, और वो अनुभवी शिक्षक होते हैं। सर, 10,000 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप टीचर ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा आपको? नहीं, कॉर्पोरेशन में 10,000 नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट बेस तो वही है ना। देखो, गवर्नमेंट एक को ज़्यादा सैलरी मिलती थी। गवर्नमेंट में जो टीचर आते हैं वो सही आते हैं, जिसकी पूरी अच्छी टकावारी होती है उसका मेरिट बनता है गुजरात सरकार में, और उसी हिसाब से जिसका मेरिट ज़्यादा होता है उसको ये लोग सिलेक्शन होता है। मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही है, प्राइवेटीकरण कर रही है गवर्नमेंट, और प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा महत्व दे रही है। स्कूलों प्राइवेट उन लोगों ने खोल दी है, जिसको चाहिए उसको स्कूल प्राइवेट बना के दे देते। गवर्नमेंट एक बात सोचती है, ये सचिव लोग हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट को भारण कम करना है, सैलरी देने का भारण है, उनको पगार देने का सैलरी का है, फंड देने का, ये देने का, अलाउंस देने का, वो सब भारण है, वो कम करने के लिए वो प्राइवेट स्कूल को दे देती है, और वो फी वगैरह की स्कूल को मंजूरी दे देते, और इंग्लिश मीडियम की स्कूल को ज़्यादा करके मंजूरी दे देते थे। तो अभी कॉरपोरेशन की स्कूलों जो है उसमें इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी शुरू कर दी गई है, तो जिससे गरीब वर्ग का जो लड़का था वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल इधर जो बच्चे पढ़ते थे तो उनको फ्री में पढ़ाते, और वहाँ 500 के 1000 रुपया फ़ी देनी पड़ती थी, तो गरीब लोग के बच्चे थे वो इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते थे। आज कॉरपोरेशन की स्कूल में बच्चों को तुम फ्री में इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, तो इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी कॉरपोरेशन में चालू की है, उसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। और प्राइवेट स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, म्यूनसिपलिटी स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसकी संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके हिसाब से गरीब वर्ग के लोग जो है उनको अच्छा शिक्षण मिलता है, इंग्लिश भी सीख सकते हैं। और कॉरपोरेशन स्कूल में स्मार्ट लर्निंग चलता है, स्मार्ट लर्निंग का एक प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से वो स्मार्ट लर्निंग के हिसाब से टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसकी एग्ज़ाम ली जाती है, और उसकी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है
वो वाली को भेजा जाता है, उसको होमवर्क देता है, उसका मैसेज भी वाली को पहुंचता है। और उनके बच्चे को कितने कनेक्टिविटी बढ़ी है, हाँ, कनेक्टिविटी कितने मार्क आते टीचर हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच एक ट्रायंगल। वो ये चीज़ ये प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। प्राइवेट वाले सब ये सिर्फ करने के लिए, जो इतर प्रवृत्ति है सब करने के लिए प्राइवेट के लोग हैं सब। एक्टिविटीज जो हाँ, उसका पैसा खर्चना पड़ता है। और समाज में दो भाग पड़ गए हैं कि किसी लोग को ऐसा है कि मेरा छोकरा इधर पढ़ता है, बड़ी स्कूल में पढ़ता है, इतनी ज़्यादा फ़ी भरता है तो वो होशियार हो जाता है, वो उनकी मेंटालिटी हो गई है। इसी हिसाब से समाज में दो भाग पड़े हैं। बाकी कॉरपोरेशन की स्कूल में पढ़ने वाले लड़का भी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। हम लोग सब कॉरपोरेशन में पढ़े हैं और हम पढ़ के टीचर भी बने, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी। और मेरे को तो वो भी मालूम है, ये अपने मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई, वो भी मेमनगर में प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े थे, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े थे। और गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने वो पढ़े हैं और आज मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, आईएएस भी बने हैं, आईपीएस भी बने हैं। ऐसे भी कई अधिकारी हैं, क्योंकि पहले कोई प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, कोई प्राइवेट मंजूरी नहीं देती थी, गवर्नमेंट ही खुद की स्कूल चलाती थी। इसी हिसाब से सरपंच का लड़का होवे, मिनिस्टर का लड़का होवे, कोई भी अधिकारी का लड़का हो, उसको यही स्कूल में पढ़ना पड़ता था। तब इक्वलिटी आती तो थी, इक्वलिटी आती थी, प्रेम भाव रहता था, गरीब के साथ दोस्ती होती थी। एक सोशल कनेक्शन बनता है। आज अभी तो क्या है, एक बिजनेस बन गया है, शिक्षण एक बिजनेस हो गया है कि मैंने स्कूल खोल दी और मेरे को कमाई करने की, और कमाई करने के लिए मंजूरी मिल जाती है, वो दे देते हैं। खुद के पहचान वाले होवे, उसके सगा संबंधी होवे, वो ट्रस्ट बना देते हैं और उनको स्कूल की मंजूरी दे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना देते हैं, खर्च कर देते हैं, फिर 2-2 5 इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। शिक्षण एक इन्वेस्टमेंट हो गया है, शिक्षण संस्था इन्वेस्टमेंट हो गई है। और कॉरपोरेशन की स्कूल जो चला रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खुद गरीब बच्चों के लिए अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा शिक्षण दे रहे हैं, और वहाँ जो टीचर है वो क्वालिफाइड टीचर है। ये शेख का अच्छा ओपिनियन है, एक ज़िंदगी का अनुभव है कि यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गेन की अभिलाषा होगी। यदि आप पैसा लगाएंगे तो बदले में आपको पैसा चाहिए। यदि आप में काबिलियत है, आप में हुनर है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के भी सीएम बन सकते हैं और बने हैं। भूपेंद्र पटेल सरकारी स्कूल से पढ़े थे, ये सर ने बताया। ऐसे तमाम नाम आपको मिलेंगे। आप अपने अगल बगल भी नज़र दौड़ाइएगा तो जो सफल लोग हैं उनमें ज़्यादातर वह लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से थे, और एक बड़ी संख्या उनकी मिलेगी। यदि आप सिस्टम पे भरोसा करेंगे तो सिस्टम भी अपने को बदलेगा, नई स्कूलें खेलेंगी, प्राइवेट का भूत आपके मन में से कम पड़ेगा, तो एक शिक्षा सस्ती होगी, समान होगी। मंत्री का और संतरी का बेटा एक ही बेंच में बैठ के पढ़ेगा। नहीं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें स्कूल की फ़ी आपके क्लास पे डिपेंड है। एलकेजी के लिए भी आपको 1.5 लाख रुपया देना है। सोचिएगा कि वो जो 1.5 लाख रुपया खर्च करके बैठने वाला तबका होगा, वो कौन सा तबका होगा, वो समाज को बदले में क्या देगा। क्योंकि हम सोसाइटी से लेके सोसाइटी को देते हैं ना। हाँ, सही बात है। तो ये जो रिवर्स गेन का चैन है, इसको भी बनाना है तो सिस्टम पे भरोसा रखिए, और यदि कमी है तो सिस्टम के साथ मिलके उसको बदलिए। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अगले 100 साल का भविष्य तैयार कर। जितना समान एजुकेशन होगा उतना समान समाज होगा। या सो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। हम कल फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। लेकिन शिक्षित बनो, काबिल बनो। नमस्कार।